सहकारी समिति है बुंदेलखंड में किस तरीके से विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकती है? सहकारी समितियों के माध्यम से जो किसान हैं या ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनको कैसे शुद्ध चीज़ मिले, सही कीमत में मिले, सही समय में मिले, वो सहकारी समितियां कर सकती हैं। बुंदेलखंड में अधिकांश ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और बुंदेलखंड के गांव में सहकारी समिति किस प्रकार से लाभ अंतिम आधार पर खड़े लोगों तक पहुंच पाएगी? नहीं, वही जो अभी सहकारी समितियां हैं, पिछले वर्षों में सहकारी समितियों की स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ, लगभग हम ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लगभग उसमें हाँ कुछ, लेकिन उसमें सुधार हुआ है। पिछली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किया और उसमें तब्दीली आई है। सहकारी समितियों की जो बिल्डिंग है उसमें भी सरकार की योजना के द्वारा उनका भी निर्माण हुआ है। और वर्तमान समय में सहकारी समितियों को अगर उनके पास ज़मीन है तो अभी पिछले 3 माह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिनकी सहकारी समितियों के पास ज़मीन है उनको पेट्रोल पंप देने के लिए और उनको अन्य व्यवसाय से जोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसा प्रस्ताव करके कई सहकारी समितियाँ ऐसा कर रही हैं। जो सहकार भारती है उसके लिए मेंबर बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति आरएसएस का सदस्य? आरएसएस में कोई ऐसी सदस्यता नहीं होती। आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति या नहीं, आरएसएस एक विचार है। जैसा कि आपने सहकार भारती का जो ध्येय वाक्य देखा, बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार, इसी को लेकर संगठन काम करता है। संस्कारवान कैसे सहकारी समितियों में चुने जाएं, उससे जुड़ें, चाहे वो संचालक मंडल के माध्यम से हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी हों, सभी सहकार भारती से जुड़ के सहकारिता के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सहकार भारती और आरएसएस का कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो अनुसांगिक संगठन है उनमें सहकारिता क्षेत्र का अग्रणी संगठन सहकार भारती है। सहकार भारती है। क्या कोई अगर विपक्षी पार्टी का कोई व्यक्ति सहकारी भारती से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है? हाँ, जुड़ सकता है। बिना आरएसएस ज्वाइन किए कैसा ऐसा जुड़ सकता है। सहकारिता के क्षेत्र में अगर अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से संस्कारवान है, बिल्कुल जुड़ सकता है। बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती की कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बुंदेलखंड बहुत ही समृद्ध है। यहाँ का क्षेत्रफल अन्य उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से ज़्यादा है। जोत के हिसाब से देखेंगे तो एक किसान के पास से लगभग 1.2 हेक्टेयर कृषि भूमि आ रही है। गौवंश पर्याप्त मात्रा में है। पानी इजराइल से 2.5 गुना बरसता है और यहाँ की पूरी प्रकृति के अनुकूल है कि यहाँ प्राकृतिक खेती हो। यहाँ चंदेलकालीन तालाब थे जो आज विलुप्त होने की कगार पे हैं। क्या नदियों को तालाब जोड़ने से बुंदेलखंड का विकास संभव है? नहीं, वो ठीक है, वो भी एक परियोजना है, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, पुनः तालाब पुनर्जीवित हों, पुनः कुएं पुनर्जीवित हों और जो बावड़ियाँ थीं वो पुनर्जीवित हों। वो हमारी एक अच्छी और स्थायी व्यवस्था है। डीएपी और यूरिया का सर्वाधिक उपयोग बढ़ रहा है देश में। पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, लेकिन पंजाब के लोग गेहूं खाते हैं मालवा का। ये बिल्कुल ठीक है। हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिले और इस जहर मुक्त भोजन की बहुत बृहद संभावनाएं बुंदेलखंड में है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कम केमिकल डाला जाता है। जितना पंजाब हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केमिकल डाला जाता है उसका 1/10वां हिस्सा यहाँ पर डाला जा रहा है। यहाँ की भूमि की उत्पादक क्षमता अभी उस प्रकार की नष्ट नहीं हुई है जो पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समाप्त हुई है। यहाँ परंपरागत बीज हैं, परंपरागत खेती हो रही है, गौवंश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राकृतिक खेती ही वो एक माध्यम है जो किसानों की आय को 2 गुना नहीं 5 गुना से भी अधिक बढ़ाने की सामर्थ्य बुंदेलखंड में किसानों की आय को लेके है। कार्बन क्रेडिट जी, व्यक्ति पौधा लगा के पैसा कमा सकता है जी। कैसे जुड़ सकता है एक आम आदमी? आप देखिए, आम आदमी अब समय बदल रहा है कि पर्यावरण को लेके और पूरा देश ही नहीं सारी दुनिया जागरूक हो रही है। कोरोना ने एक बहुत बड़ी हमें संभावना विकसित की है। हर व्यक्ति को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए और कार्बन क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है कि जब आप पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए काम करते हैं तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। वो कैसे मिल सकता है? वो ऐसे है कि जैसे आपने कोई मान लो 100 पौधे लगाए, 100 पौधे लगाए, एक साल में आपको जो पहली साल होगी उसमें मान लो आपको 20,000 रुपये मिले। अगली साल वो पौधे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखेगा और ऑक्सीजन देगा। तो वो मान लो पहली साल में यदि 20,000 मिले तो अगली साल में वो 30,000 हो जाएंगे, फिर 40,000 हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। इस योजना से जुड़ने के लिए लोग कहाँ? उसके लिए हमारा झांसी में हम शुरुआत कर रहे हैं और हमने उसकी काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया है। मैं इसी काम से मैं काफ़ी समय से लगा हुआ हूँ। पिछले 3 जनवरी से हमने इस विषय पर एक ठोस होमवर्क चालू किया। लहरगिर्द में हमारा ऑफिस है चौपाल का। हम इसमें लोगों को वो सुविधा देने वाले, चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है
पूरा का पूरा उसकी औपचारिकताएं अमेरिका से संचालित होती हैं, तो उसके लिए हम पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। हमने उस प्रकार का स्टाफ रखा है कि जो हर युवाओं को, हर व्यक्ति को पेड़ों से जोड़ के, पानी से जोड़ के, पर्यावरण को जोड़ के, बायोगैस को जोड़ते हुए, नेचुरल फार्मिंग से जोड़ते हुए उनको अच्छा काम करेंगे, प्रकृति के हित में काम करेंगे, उन्हें पैसा मिलेगा। अभी कहीं प्राकृतिक खेती आप करते हैं? मैं स्वयं, मेरा खेत अम्बाबाई में है, 3 एकड़ का मेरा खेत है। मैंने 2006 से खेती चालू की थी, अक्षय तृतीया से। मैंने आज तक एक बूंद डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड नहीं डाला। झांसी जनपद में कम से कम 300 किसान ऐसे हैं जो जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। मैंने ऊसर खेत को खेती लायक केवल गाय के मूत्र और गोबर और बायोगैस की स्लरी के द्वारा बनाया है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।